हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑडिटर मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर में पूछे गए आईआर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उसके आंसर फॉर्मेटिंग मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसकी आंसर फॉर्मेटिंग, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको लिखनी चाहिए थी और किस प्रकार से अच्छे आंसर को लिखना चाहिए था और आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है और अगर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो उसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखने होंगे, उसके आंसर फॉर्मेटिंग को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली हम लोग आईआर से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है? देखिए, ये जो टॉपिक है आप लोग देखे होंगे, जिन्होंने हमारे द्वारा तैयार किया गया 75 मॉडल आंसर को परचेज किया होगा, उस 75 मॉडल आंसर में हमने जो आईआर से रिलेटेड जो टॉपिक पूछे गए हैं वो ऑडिटर मेंस में, उसे हमने सारे को कवर किया है। जैसे हमने आईपीईएफ को भी हमने कवर किया है, इसके अलावा हमने रशिया यूक्रेन वॉर को भी हमने कवर किया है और I2 E2 में सारे सेम फॉर्मेट आंसर जो आपको लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ मिला है, उसी आंसर को आपको यहाँ पर लिखना था, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न हमने भले ही दूसरे डायमेंशन में पूछा लेकिन उत्तर जो लिखा हुआ उसमें भी यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक सहयोग को गति देने में आईपीएफ महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। ठीक है, तो उसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर अच्छे से किया होगा तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आइए इसकी आंसर फॉर्मेटिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, आईपीईएफ से क्या आशय है? हम लोग सबसे पहले किसी प्रश्न का आंसर लिखना होता है तो क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। तो आईपीईएफ से क्या आशय है, हम लोग सबसे पहले इसकी भूमिका को समझेंगे कि आईपीईएफ से क्या आशय है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बता दे रहा हूँ और अगर आप लोग लेक्चर को सुनते चले जाएंगे तो आप आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ में अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूंगा तो 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न से आप समझ सकते हैं कि कितने समय लगेंगे और ज़्यादा देर का वीडियो होगा तो आप लोग को भी थोड़ी बोरिंग महसूस होगी। तो मैं इंट्रो में क्या लिखना है वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में जैसे कि क्वाड की बैठक हुई है 24 मई 2022, तो हाल ही में क्वाड की जो बैठक हुई है 24 मई 2002 ईस्वी को, उस क्वाड की बैठक में अमेरिका के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईपीईएफ का गठन किया जाए। ठीक है, तो यह अमेरिका के नेतृत्व में यह प्रपोजल लाया गया था आईपीईएफ को गठन को लेकर। और ये जो आईपीईएफ का जो गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक विकास का इंजन बनाना। ठीक है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी थी। आपको लिखना चाहिए, डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना था वहाँ पे कि हाल ही में 24 मई 2022 ईस्वी को टोक्यो में संपन्न क्वाड के दूसरे शिखर सम्मेलन के दौरान यूएस राष्ट्रपति के नेतृत्व में आईपीईएफ का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक विकास का इंजन बनाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध एवं कुशल बनाना, जिसका मुख्य उद्देश्य था। बस आपका इतना ही इंट्रोडक्शन होता, आपका इंट्रोडक्शन फिनिश। अब प्रश्न है, अब चूंकि देखिए इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, अब आपको फर्स्ट सेक्शन पे आना चाहिए था। प्रश्न का प्रथम भाग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रश्न का प्रथम भाग, ताकि मैं इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, लेकिन आप आंसर फॉर्मेटिंग को अगर सुने हुए रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही आपके पास जाएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे ऑडियो में बोल रहा हूँ वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। आईपीईएफ से क्या आशा है, यह प्रश्न का आपका पहला भाग है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आईपीईएफ क्या है। ठीक है, आईपीईएफ क्या है? तो आईपीईएफ क्या है इसे बताने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया कि किस प्रकार से निर्णय लिया गया। इसे बताने के लिए आप यहाँ पर लिखिएगा कि आईपीईएफ, फर्स्ट डाउट, क्वाड का एक भाग है।
क्वाड की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था जिसमें आईपीईएफ पर चर्चा की गई। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आईपीईएफ के प्रमुख उद्देश्य हैं वे उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने होंगे। जैसे पहला उद्देश्य जो क्या है, आईपीईएफ के गठन का पहला उद्देश्य क्या है, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जो है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या उद्देश्य है, चीन की जो बीआरआई की नीति है, चीन की बीआरआई की नीति को प्रतिसंतुलित करना। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र पे अभी हाल ही में हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोग उसे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित सारे कंटेंट को वहाँ पर हमने कवर कर दिया है। उसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य जो इसका मुख्य उद्देश्य है, छोटे एशिया में स्थित जो छोटे व द्वीपीय देश हैं, छोटे व द्वीपीय देश, उनका आर्थिक विकास, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसका आर्थिक विकास। अब प्रश्न उठता है कि आखिर छोटे व द्वीपीय देश के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो जब आईपीईएफ आप लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीईएफ क्या है, तो आईपीईएफ क्या है मैं आप लोग वहां पर लिखेंगे कि आईपीईएफ में कुल मिलाकर अभी 13 देश हैं। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 13। और जो 13 सदस्य देशों की संख्या है इसमें क्वाड प्लस आसियान, क्वाड प्लस आसियान के सदस्य देश इसमें शामिल हैं आईपीईएफ में। ठीक है, तो आसियान में आप देखेंगे कि कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश में अगर आप जाएंगे, लाओस वगैरह जो छोटे छोटे देश हैं उनका आर्थिक विकास करना एक प्रमुख ध्येय है आईपीईएफ का। और जो सिंगापुर वगैरह जो कंट्री काफ़ी डेवलप हो चुके हैं तो उनका लाभ अन्य देशों को किस प्रकार मिल पाए, ये भी आईपीईएफ के गठन का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो आईपीईएफ के गठन के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि किस प्रकार से आईपीईएफ का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न के प्रथम भाग में आपको इतनी ही लिखनी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न है कि किस प्रकार से ये आर्थिक सहयोग को विकसित करने में लाभकारी हैं। तो आप देखेंगे कि इसके आईपीईएफ में जब गठन किया गया तो आईपीईएफ के 4 स्तंभ की चर्चा की गई थी। आईपीईएफ किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बल दे सकता है, इसके लिए आईपीईएफ के 4 स्तंभ की बात की गई थी। वे 4 स्तंभ में कौन कौन है मैं एक एक करके यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आईपीईएफ से ज़्यादा कंटेंट ढूंढने की आवश्यकता ना हो। जो पहला है, फर्स्ट पहला स्तंभ क्या है इसका, आपूर्ति श्रृंखला। और आप देखिए कि आपूर्ति श्रृंखला को लचीले बनाने की इसमें चर्चा की गई है। और अगर आप लचीला आर्थिक श्रृंखला रहेगा तो निसंदेह इससे आर्थिक विकास, ट्रेड, आयात निर्यात, इन सभी को बल मिलेगा। दूसरा जो है, सेकंड नंबर पे जो स्तंभ है, दूसरा इसका स्तंभ है क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है इसके सदस्य देशों के मध्य। कितने सदस्य देश हैं, 13 सदस्य देश हैं, जिसमें क्वाड और आसियान दोनों के देश शामिल हैं। तीसरा है स्वतंत्र व्यापार। देखिए किस प्रकार से आर्थिक विकास को बल मिलेगा, इसके 4 स्तंभ और इसके उद्देश्य से स्पष्ट हो जा रहे हैं। स्वतंत्र व्यापार, और अगर व्यापार पर फोकस किया जाएगा तो आप जानिए कि अगर ट्रेड पर फोकस किया जाएगा तो निस्संदेह इससे किसी भी देश का जो आर्थिक डेवलपमेंट है वह इससे हो पाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसे आपको आर्थिक विकास से जोड़कर वहाँ पर लिखना था, तो इससे आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। इसके अलावा जो चौथा स्तंभ है वह है कनेक्टिविटी एवं डिजिटल व्यापार। आप डायरेक्ट यहाँ पे डिजिटल व्यापार लिखिए, अगर कनेक्टिविटी लिख पाए तो आप कनेक्टिविटी को भी लिखिए, क्योंकि डिजिटल व्यापार, मैं व्यापार वाले पार्ट को इसीलिए लिखा क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार आईपीईएफ के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इससे भी हमें क्या मिल सकता है, आर्थिक विकास को बल मिल सकता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, या फिर जो इसके सदस्य देश हैं उसके मध्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बल मिल सकता है। तो ये आईपीईएफ के स्तंभ लिखना था। अब यहाँ पर आपको आईपीईएफ, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ में आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि किस प्रकार आईपीईएफ से
आर्थिक विकास को बल मिलेगा। किस प्रकार से IPEF इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्टअप कर सकता है? इसके लिए पहला जो आप पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर, आप डायरेक्ट पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिए, सभी सदस्य देशों के मध्य, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग। और अगर सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रेड वहाँ पे बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा? आयात निर्यात में वृद्धि होगी, आयात निर्यात में वृद्धि होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। छोटे देशों के सहयोग के माध्यम से समुचित हिंद प्रशांत का विकास, समुचित हिंद प्रशांत का विकास, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक देश हिंद प्रशांत का विकास, आप देखेंगे कि अगर इंडिया जैसे कंट्री, सिंगापुर जैसे कंट्री डेवलप कर जाते हैं और कई सारे देश पिछड़े रह जाते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास का जो सपना है वह सपना ही रह जाएगा। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि इसके आसपास जो भी स्थित देश हैं, चाहे वह द्वीपीय देश हों, छोटे देश हों या बड़े देश हों, हर किसी का समान डेवलपमेंट हो सके। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को बल मिल सकता है वह BRI के कर्ज से राहत, BRI के कर्ज से राहत। आप देखेंगे कि छोटे देश चाइना से इसीलिए कर्ज लेने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास विकल्प का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में IPEF एक मजबूत विकल्प के रूप में वहां पर उभर कर सामने आएगा, और जो छोटे और द्वीपीय देश हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चाहे कर्ज की आवश्यकता हो, व्यापार में आयात निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता हो, उन समुचित साधनों के माध्यम से ट्रेड को बढ़ावा देगा, कर्ज के में राहत प्रदान की जाएगी, और इससे चीन की जो BRI की पॉलिसी है उसको हम प्रतिसंतुलित करने में कारगर होंगे। तो इस प्रकार से इसकी आर्थिक प्रक्रिया को बल मिल सकता है। तो प्रश्न का आपका दूसरा सेक्शन यही लिखना था। इसके बाद आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे आएंगे, निष्कर्ष पे आएंगे, और निष्कर्ष पे आप क्या लिखेंगे? हमेशा जो निष्कर्ष होनी चाहिए वह सकारात्मक निष्कर्ष आपको लिखनी है। सकारात्मक निष्कर्ष प्लस विश्व में क्या भागीदारी IPEF की हो सकती है, विश्व में IPEF किस प्रकार से अपनी भागीदारी को निभा सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर दे सकता है, उन सभी डायमेंशन को लिखते हुए आपको यहाँ निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न का आंसर आपको फिनिश कर देना था। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न जो था वह पूछा गया था IPEF प्रश्न को लेकर। हमने बताया कि इसे 75 मॉडल आंसर में हमने शामिल भी किया है, और इसके अलावा जो हमने 50 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए बताए थे उसमें भी हमने क्वाड को नहीं बताया था, क्वाड के अंतर्गत IPEF को हमने बताया था। आप लोग गौर करिएगा उस पर। तो एक एक शब्द जो हमारा वीडियो का होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और उसके अंतर्गत जो सेक्शन बनाए होते हैं काफी ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद वहां पर हम लोग उसे कवर करते हैं। तो इस प्रकार से पहले सेक्शन का आंसर यहां पर आपको फिनिश करनी थी। अब प्रश्न, दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं, एक एक करके IR के तीनों प्रश्न को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, रशिया यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन करें। इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाइए। देखिए रशिया यूक्रेन वार को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन सेम डायमेंशन में प्रश्न नहीं था, प्रश्न थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल में हमने पूछा था, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हमने प्रोवाइड करा है, और यहाँ पर आपको पूछा है भारतीय आयात निर्यात पर प्रभाव। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है वही कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी कंट्री विश्व से अलग कट कर रह नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है तो निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा, और इसी से संबंधित प्रश्न है जिसका आंसर फॉर्मेट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या लिखनी थी? सबसे पहले आपको भूमिका लिखना था। अब भूमिका में आप क्या लिखेंगे? आप सुन लीजिए। भूमिका जो इसका लिखना था, या सबसे बेस्ट जो इसका भूमिका हो सकता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं लेक्चर। भूमिका जो आपको यहाँ पर लिखना है, आप यहाँ पर लिखते हैं कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी चुनौतियां देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध उनमें एक है। रशिया यूक्रेन युद्ध का न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विभिन्न गतिविधियों में प्रभाव देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत की आयात निर्यात व्यवस्था पर भी इसके अल्पकालिक एवं दूरगामी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके निदान के लिए भारत तथा समस्त वैश्विक समुदाय
समुदाय निदान के लिए इस दिशा में प्रयासरत है या इस दिशा में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है प्रश्न का प्रथम भाग। प्रश्न का प्रथम भाग। अब प्रश्न का प्रथम भाग यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर प्रभाव। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आयात निर्यात व्यवस्था पर प्रभाव कह रहा है। आयात निर्यात व्यवस्था पर प्रभाव। अब देखिए, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि डायरेक्टली यह पूछ रहा है कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है वह प्रभावित हुई है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपको प्रभाव को वहाँ पर दर्शाना है। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध के नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहला पॉइंट जो है वह तेल की कीमत को लेकर, तेल की कीमतें। ठीक है, तेल की कीमतों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे कि जो भारत है वह चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र है। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। भारत जो है वह तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र है, तेल आयातक। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना और फर्स्ट नंबर पे है चाइना और सेकंड नंबर पे है यूएसए और तीसरा नंबर पे भारत जो है वह तेल आयातक राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में अगर तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो तेल के मूल्य में यहाँ पर वृद्धि होने से भारत की, जान रहे हैं कि तेल की कीमतों में कितना प्रभाव पड़ा है। भारत की जो तेल की कीमतें हैं उसमें कुल मिलाकर 10,700 करोड़ इसमें वृद्धि हुई है। आप देखिए कि किस प्रकार से भारत में तेल के आयात बिल में किस प्रकार से इस युद्ध के कारण यह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। यह तेल की कीमत को लेकर हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग एस्पेक्ट को देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो सेक्शन हमारा जिस पर प्रभाव पड़ा है वह एग्रीकल्चर को लीजिए, क्योंकि इंडिया जो है वह एग्रीकल्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रूप से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो कृषि पर सबसे पहले हम लोग प्रभाव को देखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि भारत में, तो निस्संदेह भारत जो है वह गेहूं के निर्यात को लेकर अवसर मिला है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव की हम लोग साथ में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में गेहूं के निर्यात के लिए इस युद्ध ने भारत को एक अवसर उत्पन्न कर दिया है। कैसे? क्योंकि पहले देखेंगे कि आप यूक्रेन और रशिया वगैरह जो है कंट्री, वो गेहूं के काफ़ी ज़्यादा निर्यातक राष्ट्र हैं और अगर वहाँ पे युद्ध के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, युद्ध के कारण उनकी निर्यात प्रक्रिया बाधित हो रही है, तो भारत के लिए एक अवसर के रूप में यह उत्पन्न हुआ है। तो निस्संदेह भारत के लिए गेहूं निर्यात में एक अवसर तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो इसके अपोजिट साइड में, चाहे वह उर्वरक के लेकर हो या फिर सूरजमुखी के तेल को लेकर, उर्वरक या सूरजमुखी के तेल, इसकी उपलब्धता जो है वह बाधित हुई है। इसकी उपलब्धता बाधित हुई है। बाधित कैसे हुई है उसे आप लोग पॉइंट में देखेंगे। भारत जो है, इंडिया प्रत्येक वर्ष 1.9 मीट्रिक टन जितना आयात करता है, 1.9 मीट्रिक टन कुल आयात में से 1.9 मीट्रिक टन जो है वह यूक्रेन से आयात करता है। ठीक है, इसके अलावा 1.4 मीट्रिक टन ये भी यूक्रेन से आयात करता है। ये हो गया उर्वरक, ये हो गया सूरजमुखी का तेल। आप लोग यहाँ पे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। भारत जितना भी उर्वरक और सूरजमुखी के तेल का आयात करता है उसमें से 1.9 मीट्रिक टन आयात करता है यूक्रेन से और 1.4 मीट्रिक टन सूरजमुखी के तेल भी आयात करता है यूक्रेन से। अब ऐसी स्थिति में भारत में उर्वरक और सूरजमुखी के तेल को लेकर यह जो आयात को लेकर प्रक्रिया बाधित हुई है और इसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में संकट की स्थिति देखने को मिला है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला है। तो आपको ये सकारात्मक और ये है आपका सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव और ये है आपका नकारात्मक निगेटिव प्रभाव। तो दोनों एस्पेक्ट्स में आपको वहाँ पर चर्चा करनी होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, गैस की कीमत को लेकर डिस्कस करते हैं। गैस की कीमत,
ठीक है। आप देखेंगे कि पिछले वर्ष 5 गुना वृद्धि हुआ है गैस की कीमत में। इसके बावजूद गैस की कीमत में लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कि 50% की वृद्धि देखने को मिली है। 50% की वृद्धि हुई है गैस की कीमत में। इसके अलावा अब अगर गैस की कीमत में ही वृद्धि हो जाएगी 50%, तो स्वाभाविक है कि भारत का जो आयात बिल है, भारत का आयात बिल, उसमें भी यह बढ़ोतरी हुई है आयात बिल के अंतर्गत। और जब आयात बिल बढ़ेगी तो इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारा राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटे पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भी चालू खाता घाटा, इसमें भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, आयात निर्यात प्रभावित हुआ, कृषि के कारण आयात निर्यात प्रभावित हुआ, तेल की कीमतों के कारण भी आयात निर्यात प्रभावित हुई है। इसके अलावा आप कई सारे आप आयात निर्यात की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा भारत जो है वह हीरा उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपनियां वगैरह हैं, उन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक एक फैक्ट को लिख दे रहा हूँ। हीरा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी, उस पर भी निर्यात कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, निर्यात गिरावट हुई है, प्रभावित हुई है। अभी मुझे डिस्कस करना है अगले सेक्शन, इसीलिए मैं इसके अंतर्गत 4 सेक्शन को ही मैं रहने दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, स्पेस क्योंकि अब फुल हो गया है। अगला सेक्शन है, इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्था को सुझाइए। यानी कि इसके कारण कौन कौन से हानि हुए हैं, इसके वैकल्पिक क्या क्या हो सकते हैं। मैं इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर विकल्प भी मैं बताते चलूँगा। यहाँ पे अलग हो सकता है, मैं यहाँ पे विकल्प की चर्चा कर दूँ। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पर लिखने में सुविधा होगी। विकल्प यानी कि इस युद्ध के कारण जिस प्रकार से भारत के आयात निर्यात बाधित हुई, उसमें क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला विकल्प है आत्मनिर्भर भारत को हम गति प्रदान करें। अगर हम आत्मनिर्भरता हर एक गतिविधियों में प्राप्त कर लेंगे तो फिर आयात निर्यात के बाधित होने से कोई नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो पहला विकल्प हो सकता है आत्मनिर्भर भारत। दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है वित्तीय अस्थिरता के लिए हमें प्रयास करना होगा। और वित्तीय अस्थिरता के लिए अगर हम वित्तीय अस्थिरता या स्थिरता को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, वित्तीय अस्थिरता के लिए प्रयास करते हैं, अस्थिरता को दूर करने के लिए, और वित्तीय स्थिरता को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा कितना भी आयात निर्यात प्रक्रिया प्रभावित होगी, हम उसे बैलेंस करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा तीसरा जो हम जिस प्रक्रिया पर हम लोग काम कर सकते हैं वह सामाजिक प्रभाव पर भी इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। सामाजिक प्रभाव पर नियंत्रण के जरिए इसके हम विकल्प को काफ़ी बेहतर तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। सामाजिक प्रभावों पर नियंत्रण, सामाजिक प्रभावों पर नियंत्रण। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण विकल्प हुए। इसके अलावा मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या विकल्प हो सकता है, तेल की कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो हम इसमें विविधीकरण ला सकते हैं। कीमत में इसके लिए हम सोर्स जो है हमारे पास जहाँ से हम आयात कर रहे हैं उसमें हम विविधीकरण ला सकते हैं। विविधीकरण कहने का मतलब जो जिस चीज़ के लिए हम रशिया और यूक्रेन पर निर्भर हैं उसे हम अन्य राष्ट्रों के साथ भी आयात निर्यात करें। जैसे रशिया के साथ हम ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है उस पर, हालांकि सस्ते रेट पर हमें रशिया एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा है, तो लेकिन इसके बावजूद हमें विश्व में ऐसी परिस्थितियाँ अगर आगे जाकर उत्पन्न होती है तो इसके लिए हमें तेल क्षेत्र में विविधीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी आप विविधीकरण की प्रक्रिया को आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो इस प्रकार से हमारे सामने कई सारे विकल्प यहाँ पे हो सकते हैं जिसे आप लोग सुझा सकते हैं। तो प्रश्न का दूसरा आंसर डिस्कशन फिनिश हुआ। प्रश्न के तीसरे सेक्शन को हम लोग देखते हैं। इसे हमने यूट्यूब पर भी डिस्कस किया है। आप हिंद प्रशांत क्षेत्र को वहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्वाड से रिलेटेड वीडियो है, वहाँ पे कवर किया हुआ है। भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार से सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, आपको क्रिटिकली इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप आइए भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि हाल ही में ब्रिक्स का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाल ही में ब्रिक्स की 14वां सम्मेलन चाइना के नेतृत्व में संपन्न किया गया। यानी कि चाइना जो था वह अध्यक्षता कर रहा था 14वें ब्रिक्स समिट का।
तो इसमें कई सारे इसकी घोषणा पत्र तैयार की गई जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती है कि किस प्रकार से ब्रिक्स और क्वाड के मध्य वह संतुलन बनाए रखे। क्वाड वर्सेस ब्रिक्स के मध्य संतुलन, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना था। इसके अलावा कुछ भी शब्द आपको इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने थे। अब इंट्रोडक्शन के बाद प्रश्न का पहला भाग पर आते हैं हम लोग 14th ब्रिक्स समिट। 14th ब्रिक्स समिट को अगर हम लोग समझें उससे पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको वहां पर डिफाइन करना होगा। जैसे अगर आप ब्रिक्स के महत्व को देखेंगे तो ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे महत्व है। पॉपुलेशन, अगर आप जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो विश्व की लगभग 41% आबादी ब्रिक्स शेयर करता है। जीडीपी में अगर आप देखेंगे तो वैश्विक जीडीपी का 24% ब्रिक्स के अंतर्गत, वैश्विक व्यापार का 16% ब्रिक्स के देशों के मध्य होता है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल देखेंगे वैश्विक क्षेत्रफल का तो यह 29.3% क्षेत्रफल जो है वह ब्रिक्स देश शेयर करते हैं, यानी कि साझा करते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रिक्स का महत्व है, आप वहां पे दर्शा सकते थे। इससे आपके नंबर एड ऑन होते, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि इसके जरिए आपने ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व उसे आपने दर्शाया है। तो अब 14वें ब्रिक्स समिट के बारे में जो महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है उसे आप लोग यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से आप लोग इसे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूं, 2 सेक्शन में मैं इसे डिस्कस करूंगा। पहला सेक्शन जो मैं डिस्कस करूंगा, जैसे किन किन महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पर चर्चा की गई, तो वह आतंकवाद पर चर्चा की गई है, वैश्विक व्यापार में सक्रियता को लेकर चर्चा की गई है, कोविड-19 के पश्चात स्वास्थ्य से निपटने को लेकर चर्चा की गई है, प्रौद्योगिकी नवाचार को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण हालिया जो सबसे लेटेस्ट जो इशू रहे हैं उस पर चर्चा की गई इंटरनेशनल इशू के मामले में, तो वह था रूस यूक्रेन विवाद। रूस यूक्रेन विवाद पर न सिर्फ किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर चर्चा की गई, बल्कि रूस यूक्रेन विवाद में किस प्रकार से हम लोग समाधान कर सकते हैं, वे समाधान के प्रयास पर भी इसमें चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से रूस जो 14वें ब्रिक्स सम्मेलन हुए उसमें महत्वपूर्ण ये घोषणा पत्र में शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि भारत, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको लिखना क्या था, भारत किस प्रकार क्वाड एंड ब्रिक्स के मध्य संतुलन स्थापित करेगा। आपको आलोचनात्मक संतुलन स्थापित करेगा, इससे आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने थे। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में फिर पढ़ दे रहा हूं प्रश्न, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में भी सक्रिय है, यानी कि क्वाड वर्सेस ब्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्वाड और ब्रिक्स, ये 2 सेक्शन को आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि किस प्रकार से दोनों में, देखिए एक महत्वपूर्ण किस प्रकार से भारत की विदेश नीति जो है वह स्वतंत्र है। यहाँ पे आप लिखिए स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति का ही एक परिणाम है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भारत जो है वह इंटरनेशनल स्तर पे भारत का प्रभाव दिख रहा है। स्वतंत्र विदेश नीति का ही प्रभाव है कि ब्रिक्स में जहाँ एक तरफ चाइना के साथ भारत रिलेशन को सुदृढ़ कर रहा है, तो वहीं क्वाड के साथ वह यूएस के साथ, जो कि क्वाड में यूएस शामिल है, उसके साथ अपने संबंध को बेहतर कर रहा है, और यहीं ब्रिक्स के माध्यम से चाइना के साथ। यानी कि भारत यह कहना चाह रहा है कि ना तो वे चाइनीज गुट में शामिल है, नहीं अमेरिकी गुट में शामिल है, यानी कि दोनों अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और अपने संप्रभुता के मामले में वह डिसीजन लेने के लिए वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन इसके बावजूद किस प्रकार से इन दोनों के मध्य वह संतुलन भारत बना रहा है, इसे आपको यहाँ पर देखना होगा। जहाँ भारत ने एक प्रकार से ब्रिक्स के माध्यम से उसने पश्चिमी देशों को चुनौती उत्पन्न देने की काम किया है। पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है क्वाड, पश्चिमी देशों के लिए चुनौती। कैसे है पश्चिमी देशों के लिए चुनौती, तो देखिए पहले क्या था कि कोई भी देश को अगर हम कर्ज लेना था तो क्या कहां पर हम लोग जाते थे, IMF के पास जाते थे और वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास क्या विकल्प आ गया है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू विकास बैंक, NDB का हमारे पास विकल्प अब उपलब्ध है। यानी कि अब हम सिर्फ
कर्ज वगैरह के मामले में या इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ इसका ही प्रभुत्व नहीं दिखेगा, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक से भी अब हम कर्ज लेकर अपनी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यह पश्चिमी देशों के लिए भी एक चुनौती है ब्रिक्स का गठन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत जो है वह वैश्विक स्तर पर किसी भी एक देश का आधिपत्य उसके तोड़ने को लेकर काफी ज्यादा भारत सजग है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो बेशक इसका चाइना मेंबर है, और चाइना मेंबर है तो चाइना जो है वो एक काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि एशिया की एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहा है। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अमेरिका को फर्स्ट नंबर की जो अर्थव्यवस्था उसे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो चाइना एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स में और कई सारे देश हैं, ब्राजील हो गए, रशिया हो गए, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इन चारों देशों में आप देखेंगे कि उभरती अर्थव्यवस्था वाले सारे देश यहाँ पर कंट्री यहाँ पर शामिल हैं। तो इससे सहयोग को भारत जो है वह बढ़ावा दे रहा है, और ऐसे भी इसका जो गठन का उद्देश्य है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, गठन का उद्देश्य, ब्रिक्स का जो गठन का उद्देश्य है वह व्यापारिक है, ब्रिक्स का गठन का उद्देश्य। लेकिन क्वाड का जो गठन का उद्देश्य है वह रणनीतिक है। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश के प्रभाव जो है वह एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए दोनों देशों के मध्य, दोनों संगठन के मध्य संतुलन बनाना भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब हम लोग क्वाड की ओर देखते हैं। तो क्वाड के लिए क्या है कि क्वाड के लिए हम क्वाड के मेंबर के जरिए हम चाइना के, चीन की जो BRI की पॉलिसी है, चीन की BRI पॉलिसी, उसको हम इसके जरिए काउंटर कर रहे हैं और अपना हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र आर्थिक विकास पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है वह क्वाड और ब्रिक्स दोनों के मध्य संतुलन बनाए हुए है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रिक्स जहां व्यापारिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, वहीं क्वाड जो है वह रणनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था और नियम आधारित व्यवस्था बनाने के समर्थक है, नियम आधारित व्यवस्था के समर्थक है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिस्कस करना था और अंत में आपको यहाँ पर कंक्लूजन करना था, और कंक्लूजन करते हुए आपको बताना था कि किस प्रकार से भारत जो है वह दोनों के मध्य संतुलन बनाने की दिशा में कार्यरत है। आप हालांकि इसके पहले पूरा चीन की BRI पॉलिसी वगैरह को आप काउंटर करिए। इससे रिलेटेड हमारा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, हमने क्वाड का भी वीडियो, हिंद प्रशांत क्षेत्र वीडियो डिस्कशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा वीडियो डिस्कशन इसके लिए आपको यूजफुल हो सकता था। पहला जो वीडियो डिस्कशन है वह क्वाड को लेकर हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वाड और ऑकस का अपलोड किया हुआ है। दूसरा हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी वीडियो हमने हाल ही में अपलोड किया है। तो इन दोनों वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो इसका आंसर आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से लिख सकते थे। तो इस प्रकार से जितने महत्वपूर्ण सेक्शन थे आईआर के रिलेटेड उसे हमने डिस्कस कर लिया है, और इससे संबंधित कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप उसे देखते रहिए। क्योंकि आयोग के द्वारा जिस प्रकार से प्रश्न पूछने की ट्रेंड में बदलाव किया जा रहा है, तो संभावना है कि आगे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। हमारे द्वारा जितने सेक्शन कवर कराए जा रहे हैं, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन में, उन सभी सेक्शन के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे महत्वपूर्ण सेक्शन को हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास हमारे चैनल की पहुंच हो सके और वो भी निःशुल्क पूरी अच्छे तरीके से बीपीएससी मेंस की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।